एक ऐसे दृश्य के बारे में सोचकर देखिए जो मतलब एक ही समय में बेहद हास्यास्पद भी है और अंदर तक डरा देने वाला भी। रात के समय एक बहुत तेज तूफान आता है, एक भारी भरकम पेड़ गिर जाता है और एक आम इंसान उस पेड़ के भारी तने के नीचे दब जाता है। बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, दर्द से कराह रहा है। फिर सुबह होती है, लोग उस दबे हुए इंसान के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है। अजीब कैसी? वहां खड़े लोग उस आदमी को बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वे इस बात पर गहरा दुख जता रहे हैं कि उस गिरे हुए पेड़ के फल कितने रसीले थे और मतलब अब उन्हें वो मुफ्त के जामुन खाने को नहीं मिलेंगे। बाप रे, ये स्थिति सुनने में तो किसी डार्क कॉमेडी या हॉरर फिल्म के दृश्य जैसी लगती है ना? हाँ, लेकिन असल में ये हमारे समाज और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को बयान करती है। ये दृश्य कृष्णचंद्र की बेहद मशहूर और व्यंग्यात्मक कहानी जामुन का पेड़ का शुरुआती हिस्सा है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। ये कहानी भले ही दशकों पहले लिखी गई हो, लेकिन आज की व्यवस्था को समझने के लिए, खासकर उन छात्रों और ज्ञान पिपासु लोगों के लिए जो समाज के काम करने के तरीके को गहराई से समझना चाहते हैं, ये एक मास्टर क्लास है। एक मास्टर क्लास। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी की इस शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। बिल्कुल। सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय के लॉन में जामुन का पेड़ गिरा है। वहां काम करने वाले क्लर्कों की भीड़ जमा है। कायदे से तो पहला कदम ये होना चाहिए था कि सब मिलकर जोर लगाते और उस आदमी को बाहर निकालते, जो कि कोई भी सामान्य इंसान करेगा। हाँ, लेकिन एक क्लर्क कहता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा उसकी रसीली जामुनों को याद कर रहा है। तीसरा भावुक होकर अपने बच्चों की याद में खो गया है कि वे कितने चाव से ये जामुन खाते थे। ये सच में हैरान कर देने वाला है। और तो और एक चपरासी दबे हुए आदमी को देखकर सिर्फ ये पूछता है कि क्या ये मर गया है। जब वो आदमी मुश्किल से कहता है नहीं मैं जिंदा हूं, तो लोगों को राहत नहीं बल्कि हैरानी होती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मनोविज्ञान में इसे जिम्मेदारी का बंटवारा या डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब जब बहुत सारे लोग किसी घटना स्थल पर होते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई और पहल करेगा, लेकिन यहाँ मामला इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। कैसे? ये कहानी दिखाती है कि जब इंसान किसी बहुत बड़ी मशीनरी या ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाता है तो उसकी अपनी सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता शून्य पड़ जाती है। सिस्टम के उन क्लर्कों के लिए वो पेड़ एक सरकारी संसाधन था, जो उन्हें मुफ्त फल देता था। बिल्कुल। उन्हें उस संसाधन के छिन जाने का दुख है। उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि उन्हें एक संसाधन तो दिखता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे तड़पता हुआ एक जीता जागता इंसान नहीं दिखाई देता। संवेदना की पूरी तरह से कमी है आप। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी के घर में आग लगी हो और लोग जल्दी से बाल्टी उठाने के बजाय एक कमेटी बना रहे हो कि पानी किस विभाग के नल से लिया जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन यहाँ मैं एक अलग नजरिया रखना चाहूंगी। क्या हम उन क्लर्कों या उस सुपरिंटेंडेंट को कुछ ज्यादा ही कठोरता से जज नहीं कर रहे हैं? कैसे? अगर हम एक पल के लिए उस सुपरिंटेंडेंट की जगह पर खड़े होकर सोचें, माली तुरंत कहता है कि 15-20 लोग मिलकर जोर लगाएं तो आदमी अभी बाहर आ सकता है, लेकिन सुपरिंटेंडेंट उसे रोक देता है। हाँ, वो कहता है कि उसे अंडर सेक्रेटरी से मशवरा करना होगा। बिल्कुल। तो क्या ये संभव नहीं है कि वो सुपरिंटेंडेंट क्रूर न हो बल्कि वो सिर्फ डरावा हो? अगर वो बिना ऊपरी अनुमति के सरकारी संपत्ति यानी उस पेड़ के साथ छेड़छाड़ करता है तो शायद अगले ही दिन उसे सस्पेंड कर दिया जाए। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। क्या ये सिस्टम की गलती नहीं है कि उसने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है जहां नियम तोड़कर किसी की जान बचाना नियम मानकर किसी को मरने देने से ज्यादा खतरनाक माना जाता है? बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये सिस्टम की बनावट का ही एक डिजाइन है, कोई तकनीकी खराबी नहीं। डिजाइन है? हाँ, नौकरशाही या प्रशासन का निर्माण ही इस आधार पर किया जाता है कि व्यक्तिगत गलतियों को रोका जा सके, इसलिए इतने सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं। लेकिन समय के साथ होता यह है कि प्रक्रिया का पालन करना उस प्रक्रिया के मूल उद्देश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब प्रोसेस पर्पस से बड़ा हो जाता है। एकदम सही। सुपरिटेंडेंट का डर बिल्कुल जायज है।
क्योंकि सिस्टम उसे इंसानियत दिखाने के लिए कोई इनाम नहीं देगा, लेकिन नियम तोड़ने के लिए सजा जरूर देगा। इसलिए हर कोई बस अपनी नौकरी बचा रहा है। और इंसान की जान जा रही है। हाँ, सिस्टम उन्हें जोखिम न लेने की ट्रेनिंग देता है, और इसका नतीजा ये होता है कि एक इंसान की जान से ज्यादा एक प्रक्रिया की पवित्रता बड़ी हो जाती है। और यहीं से कहानी में एक नई चीज का जन्म होता है, फाइल। हाँ। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास, और फिर चीफ सेक्रेटरी के पास। और मजे की बात देखिए, किसी को भी उस आदमी की चीखें नहीं सुनाई दे रही, उन्हें सिर्फ नियमों की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशासन एक ऐसा खेल बन गया है जहां ये फाइल एक गर्म आलू की तरह है। कोई भी इसे अपने हाथ में नहीं रखना चाहता, सब बस इसे दूसरे विभाग की तरफ उछाल देना चाहते हैं। आधा दिन गुजर जाता है ऐसे ही। सुपरिंटेंडेंट आकर उस दबे हुए आदमी को बताता है कि चूंकि वे लोग व्यापार विभाग यानी ट्रेड डिपार्टमेंट से हैं, इसलिए वे पेड़ नहीं हटा सकते। अरे बाप रे, तो कौन हटाएगा? उनका कहना है कि पेड़ हटाने का काम कृषि विभाग का है, इसलिए फाइल अर्जेंट मार्क करके वहां भेज दी गई है। ये जवाब अपने आप में बेतुकापन है, लेकिन व्यवस्था की नजरों में ये बिल्कुल लॉजिकल है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब व्यापार विभाग अपनी जिम्मेदारी कृषि विभाग पर डालता है, तो कृषि विभाग भी पीछे नहीं रहता। वे क्या कहते हैं? वे बड़ी ही चालाकी से जवाब देते हैं कि ये तो व्यापार विभाग के ही लॉन का मामला है। लेकिन जब उन पर दबाव पड़ता है, तो वे एक नया बहाना ढूंढ निकालते हैं। वो नया बहाना क्या था? वे कहते हैं कि चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये मामला कृषि का नहीं बल्कि हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट यानी बागवानी विभाग का है। मतलब एक आदमी पेड़ के नीचे मर रहा है और सरकार के 2 विभाग इस बात पर शोध कर रहे हैं कि पेड़ की प्रजाति क्या है। हाँ, और वो किस विभाग की डिक्शनरी में फिट बैठता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिस्टम जानबूझकर क्रूर है, या ये सिर्फ एक खराब प्रोग्रामिंग वाले रोबोट की तरह काम कर रहा है जिसे लॉजिक से ज्यादा नियमों से प्यार है। मुझे तो रोबोट वाली बात ही सही लगती है। और हॉर्टिकल्चर विभाग का जो जवाब आता है वो इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक हिस्सा है। वे लिखते हैं कि सरकार की पेड़ उगाओ स्कीम चल रही है, इसलिए वे किसी भी कीमत पर एक फलदार जामुन के पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकते। ये तो हद हो गई। देखिए, पेड़ उगाओ अभियान क्यों चलाया गया होगा? जाहिर है, पर्यावरण को बचाने और इंसानी जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन यहां वही नियम एक इंसान की जान ले रहा है। बिल्कुल। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब संस्थाएं अपने लक्ष्य को भूलकर सिर्फ अपने नारों और नियमों के गुलाम बन जाती हैं, तो वे कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। पेड़ को बचाना है, चाहे उसके नीचे दबा इंसान क्यों ना मर जाए। मुझे तो लगता है कि सिस्टम सिर्फ क्रूर ही नहीं है, बल्कि कभी-कभी ये कॉमन सेंस यानी सामान्य बुद्धि को पूरी तरह से खत्म कर देता है। वो कैसे? क्योंकि इसके बाद जो होता है वो तो किसी भी समझदार इंसान का सिर चकरा दे। जब पेड़ नहीं काटा जा सकता, तो कोई मनचला क्लर्क ये अजीबोगरीब सुझाव देता है कि अगर पेड़ को नहीं काट सकते तो क्यों ना उस आदमी को ही बीच से आधा काट कर निकाल लिया जाए। क्या आदमी को काट दिया जाए? हाँ, और बाद में प्लास्टिक सर्जरी से उसे वापस जोड़ दिया जाए। मतलब ये तो हास्य की चरम सीमा है। कोई भी सामान्य इंसान इस सुझाव को सुनकर इसे पागलपन कहेगा। बिल्कुल कहेगा। लेकिन सिस्टम इसे कितनी गंभीरता से लेता है, ये हैरान करने वाला है। इस हिस्से में लेखक ने जो व्यंग किया है वो बहुत गहरा है। इस बेवकूफी भरे सुझाव को बाकायदा एक संभावित विकल्प मानकर फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। और फिर मेडिकल डिपार्टमेंट का एक सर्जन आकर उस दबे हुए आदमी का चेकअप भी करता है। वो उसका ब्लड प्रेशर नापता है, फेफड़े चेक करता है और फिर बड़ी ही पेशेवर भाषा में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। रिपोर्ट में क्या होता है? वो कहता है, ऑपरेशन तो कामयाब हो जाएगा मगर आदमी मर जाएगा। ये एक बहुत ही डार्क और कड़वा मजाक है। एक विशेषज्ञ आके कह रहा है कि ऑपरेशन सफल होगा लेकिन मरीज मर जाएगा। ये क्या बात हुई? यही तो वो बिंदु है जिसे एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। सर्जन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बीच से आदमी को काटने का सुझाव ही अपने आप में हास्यास्पद और जानलेवा है। वो बस अपना काम कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज के चश्मे से पूरी दुनिया को देख रहा है। उसका काम सिर्फ ये बताना है कि सर्जरी तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। एक हथौड़े की तरह जिसे हर समस्या एक कील की तरह दिखाई देती है। बिल्कुल। ये तकनीकी विशेषज्ञता के उस खोखलेपन को दर्शाता है जहां हर कोई अपने सीमित दायरे में बिल्कुल सही काम कर रहा है। कृषि विभाग अपने नियम बता रहा है, हॉर्टिकल्चर अपने अभियान की बात कर रहा है, सर्जन अपनी सर्जरी की रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन कोई इंसान की जान के बारे में नहीं सोच रहा। सही कहा। जब इन सबको मिलाया जाता है तो कुल नतीजा एक
पूरी तरह से अमानवीय और बेतुकी स्थिति के रूप में सामने आता है। कोई भी उस पूरी तस्वीर को नहीं देख रहा है। लेकिन देखिए, इस पूरे कागजी भागदौड़ के बीच अगर कोई ऐसा है जो जमीनी स्तर पर सच में कुछ कर रहा है, तो वो है माली। हाँ, माली का किरदार बहुत अहम है। जो पदानुक्रम या व्यवस्था में सबसे नीचे है। रात के अंधेरे में पुलिस के पहरे के बावजूद वो उस दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाता है। उसमें अभी भी इंसानियत बची है। हाँ। वो उसे सांत्वना देता है कि फाइल चल रही है और कल तक फैसला हो जाएगा। इसी बातचीत के दौरान कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वो मोड़ क्या था? रात के समय दर्द से तड़पते हुए वो दबा हुआ आदमी एक आह भरकर अचानक एक शेर पढ़ता है। वो कहता है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अरे वाह! इस एक शेर ने तो पूरी कहानी की दिशाएं बदल दी। बिल्कुल। ये मिर्जा गालिब के अंदाज का एक शेर है जिसका अर्थ इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तगाफुल का मतलब है अनदेखी करना। वो आदमी सिस्टम से कहा है कि मुझे पता है तुम मेरी मदद करने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये कागजी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि जब तक तुम्हारी फाइल मुझ तक पहुंचेगी तब तक मैं खाक हो चुका होऊंगा, मेरी जान जा चुकी होगी। और ये शेर सुनते ही माली हैरान रह जाता है। वो पूछता है, क्या तुम शायर हो? और वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है। सुबह होते होते ये खबर पूरे सेक्रेटेरिएट में आग की तरह फैल जाती है कि दबा हुआ आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि ऑव्स उपनाम वाला एक मशहूर शायर है, जिसकी किताब ऑव्स के फूल हाल ही में छपी है। हाँ, बस फिर क्या था, कहाँ तो लोग उसे पूछ भी नहीं रहे थे और कहाँ अचानक से वहाँ भांति भांति के शायरों और साहित्य प्रेमियों की भीड़ लग जाती है। लोग उसे अपनी गजलें सुनाने लगते हैं ना। बिल्कुल। यहाँ तक कि सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ये तय करती है कि चूंकि ये आदमी शायर है तो अब ये मामला एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का नहीं रहा। तो अब किसका मामला है? ये मामला सीधे सीधे कल्चरल डिपार्टमेंट यानी सांस्कृतिक विभाग का है। ये मोड़ समाज और व्यवस्था का एक बहुत ही पाखंडी चेहरे को बेनकाब करता है। कैसे? देखिए, जैसे ही उस अनजान और लाचार आदमी पर मशहूर शायर का लेबल लगता है, सिस्टम का उसके प्रति रवैया तुरंत बदल जाता है। अब वो एक तड़पता हुआ इंसान नहीं है, वो एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। एक लेबल की कीमत इंसान से ज्यादा हो गई। यही सोचने वाली बात है कि क्या हम इंसानों की अहमियत सिर्फ उनके रुतबे और उनके लेबल से तय करते हैं? एक आम नागरिक को मरने के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक शायर के लिए पूरी कमेटियां बैठ जाती हैं। लेकिन दिलचस्प और दुखद बात यह है कि ये नया लेबल भी उसकी जान नहीं बचा पाता। वो कैसे? कल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में भागता हुआ आता है, उस दबे हुए आदमी का बाकायदा इंटरव्यू लेता है। एक मरते हुए आदमी का इंटरव्यू? हाँ। जब उसे पता चलता है कि ये इतना बड़ा शायर है तो वो अपनी एकेडमी की नाकामी पर अफसोस जताता है और अगले ही दिन खुशी खुशी आकर उसे बधाई देता है। कहता है, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया है। अरे बाप रे! जरा सोचिए, एक आदमी जो सांस नहीं ले पा रहा है, जो दर्द से चीख रहा है और बार बार कह रहा है कि मुझे इस दरख्त के नीचे से निकालो, उसे एक सर्टिफिकेट पकड़ाया जा रहा है। यही वो जगह है जहां व्यंग्य अपनी सबसे तीखी चोट करता है। सेक्रेटरी का जवाब देखिए। क्या कहता है वो? वो कहता है कि हम तुम्हें अपनी एकेडमी का मेंबर बना सकते हैं, तुम्हें वजीफा दे सकते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी को पेंशन भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये पेड़ नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते भाई? क्योंकि पेड़ काटना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, कल्चरल डिपार्टमेंट का नहीं। ये तो हद दर्जे की बेरुखी है। ये कला और साहित्य के प्रति सरकार के उस खोखले प्रेम को दर्शाता है, जहां सिस्टम उस आदमी की कला का, उसके नाम का महिमा मंडन तो करना चाहता है, लेकिन उस असली इंसान की तड़प के प्रति पूरी तरह से अंधा है। सही कहा। व्यवस्था को मरे हुए कलाकार बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उन्हें सम्मान देकर सिस्टम अपना नाम चमका सकता है और मरे हुए लोग कोई सवाल भी नहीं पूछते। मतलब मरने के बाद पेंशन ले लो, लेकिन जिंदा रहने के लिए हम एक पेड़ नहीं काट सकते। ये बात दिल दहला देने वाली है। बिल्कुल। और आखिरकार जब कल्चरल डिपार्टमेंट की चिट्ठी के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आता है और जब अगले दिन कुल्हाड़ियां लेकर लोग उस मनहूस पेड़ को काटने पहुंचते हैं, तो एक और शायद सबसे बेतुकी और आखिरी प्रशासनिक बाधा सामने आ खड़ी होती है। अब क्या हो गया? अचानक विदेश विभाग यानी फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट वहां आ धमकता है और पेड़ काटने से रोक देता है। ये बाधा इस पूरी व्यवस्था की क्रूरता का आखिरी और सबसे बड़ा स्तर है। अब तक मामला विभागों के बीच उलझा था, अब ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मुद्दा बन जाता है। हाँ, क्योंकि पता चलता है कि ये जामुन का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था। तो क्या था? इसे 10 साल पहले पिटोनिया देश के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में अपने हाथों से लगाया था।
अब विदेश विभाग का तर्क ये है कि अगर आज ये पेड़ काटा गया तो पिटोनिया के साथ हमारे कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मतलब एक पेड़ के लिए दो देशों के संबंध। यहाँ तक कि एक क्लर्क गुस्से में आकर बोल भी पड़ता है कि एक आदमी की जान का सवाल है, लेकिन उसे तुरंत चुप करा दिया जाता है ये कहकर कि दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। बाप रे। ये तर्क दिया जाता है कि पिटोनिया सरकार से हमें कितनी आर्थिक मदद मिलती है, तो क्या उस दोस्ती के लिए एक आदमी की जिंदगी कुर्बान नहीं की जा सकती? ये दिखाता है कि जब नीतियां जमीनी हकीकत से कट जाती हैं तो वे कितनी हिंसक हो सकती हैं। मतलब यहाँ एक आम इंसान की जान की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक फायदों के सामने तराजू पर तौला जा रहा है और उस जान का वजन शून्य मान लिया गया है। बड़ी ही बेरहमी से यह अघोषित फैसला कर लिया जाता है कि शायर को देश की खातिर मर जाना चाहिए। राज्य या सरकार की नजरों में एक व्यक्ति की अहमियत सिर्फ एक आंकड़े जितनी रह जाती है। ये सिर्फ एक कहानी की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच है। जब भी व्यवस्था बड़ी होती है, आम नागरिक उसके पहियों के नीचे ऐसे ही कुचला जाता है, ठीक उस शायर की तरह। कहानी के अंत में बताया जाता है कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौट आते हैं। सारा मामला उनके सामने रखा जाता है और शाम के 5 बजे सुपरिटेंडेंट खुशी से फाइल हिलाता हुआ भागता हुआ उस शायर के पास आता है। आखिरकार फाइल पास हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि प्रधानमंत्री ने सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है और पेड़ काटने का हुक्म दे दिया है। कल सुबह पेड़ काट दिया जाएगा। तो जान बच गई उसकी? वो शायर के पास जाकर खुशी से कहता है, सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। लेकिन जब तक वो ये आखिरी खुशखबरी सुनाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो दृश्य बहुत ही शांत लेकिन अंदर तक कंपा देने वाला है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? कहानी के आखिरी पन्नों में जो नज़ारा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। शायर का हाथ सर्द हो चुका था, उसकी आंखों की पुतलियां बेजान थी और यहाँ उस इंसान की जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था की विफलता का ऐलान है। विफलता कैसे? फाइल तो पूरी हो गई थी ना। फाइल का पूरा होना और जिंदगी का खत्म होना, कृष्णचंद्र ने इन दोनों चीजों को एक ही पल में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रशासन की नजर में उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। सारे विभागों से मंजूरी ली गई, कूटनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया और अंततः प्रधानमंत्री से ऑर्डर भी ले लिया गया। कागजों पर सब सही था। हाँ, कागजों पर सिस्टम 100% सफल रहा, लेकिन मानवीय नजरिए से जमीन पर यह एक पूरी तरह से हत्यारी और क्रूर व्यवस्था साबित हुई। उस प्रक्रिया का आखिरी नतीजा एक लाश था। यह सच में एक ऐसा गहन अध्ययन है जो कई दिनों तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा। कहानी में पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक एक आदमी दर्द से चीखता रहा और पूरी की पूरी मशीनरी सिर्फ कागजों पर दौड़ती रही। बिल्कुल सही कहा। अगर वो माली, जो एक आम इंसान है, इन कागजी बेड़ियों से आजाद होता तो वो उसी सुबह 15 लोगों के साथ मिलकर उस आदमी को बचा चुका होता। लेकिन सिस्टम ने एक इतने सीधे और आसान से काम को इतना जटिल बना दिया कि एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये कहानी हम सभी के लिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो भविष्य में इस प्रशासनिक मशीनरी का हिस्सा बनेंगे, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, नियम, कानून और प्रक्रियाएं समाज को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, लेकिन जिस दिन वे नियम सहानुभूति यानी एम्पैथी से टूटकर अलग हो जाते हैं, वे समाज के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि जामुन का पेड़ महज एक पेड़ के गिरने की हास्य कथा नहीं है। यह इस बात का खौफनाक आईना है कि कैसे बिना मानवीय संवेदना के चलने वाला प्रशासन आखिरकार विनाश ही लेकर आता है। बिल्कुल। व्यवस्था की बेरुखी और विभागों का वो हास्यास्पद चक्रव्यूह हमें ये याद दिलाता है कि लाल फीताशाही इंसान की जान से ज्यादा एक कागज के टुकड़े को तरजीह देती है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम इंसानियत की भलाई के लिए ही व्यवस्था बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अगर उसी व्यवस्था के इतने गुलाम हो जाएं कि किसी की जान की कीमत एक फाइल से भी कम हो जाए, तो क्या वो समाज सच में सभ्य कहलाने लायक है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये विचार करने योग्य है कि आज के इस आधुनिक दौर में हमारे आसपास ऐसी कौन सी अदृश्य फाइलें हैं जिनके भारी बोझ के नीचे
असली इंसानी ज़रूरतें दबी हुई हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए और इस कड़वे लेकिन ज़रूरी सच को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।